अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। कल हमने हाइपोथेसिस और डिडक्शन के बारे में देखा था कि जब हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को फेस करने के बाद हम उसको किसी बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर उसके ऊपर हाई ऑब्जर्वेशन करते हैं क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली। ऑब्जर्वेशन करने के बाद फिर हम उसके ऊपर एक स्टेटमेंट फ़र्ज करते हैं, ठीक है, और फिर उस फर्जी स्टेटमेंट को एक लॉजिकल कंक्लूजन के बाद डिडक्शन का नाम देते हैं, जो इफ़ और देन लॉजिक भी होता है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि अगर मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है, मच्छर और प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, मच्छर से फैलता है, तो मच्छर के जिस्म में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। और अगर प्लाज्मोडियम को फैलाने के लिए मच्छर वेक्टर का काम करता है, तो मच्छर जो प्लाज्मोडियम जो गंदी जगहों पे रहता है, जो जरासीम है, मलेरिया का सबब बनता है, तो मच्छर को प्लाज्मोडियम को लेके जाना होता है, तो मच्छर की बॉडी में प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। इसी चीज़ को जब एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जाता है तो इसको हम एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन जो होता है एक बायोलॉजिकल मेथड का बेसिक स्टेप होता है, क्योंकि फ़र्जी बातें या डिडक्शन जितना भी हम लिखते जाएंगे, जब तक हम उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं करेंगे तो हम किसी बायोलॉजिकल मेथड के सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे। तो एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिक स्टेप होते हैं जिसमें किसी भी हाइपोथेसिस को दुरुस्त या गलत साबित किया जाता है। तो बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू सी इफ़ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट। डिडक्शन बताते हैं कि हाइपोथेसिस को दुरुस्त कहना है या गलत कहना है, जो फिर एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद जो हाइपोथेसिस दुरुस्त सबर होते हैं उनको मान लिया जाता है, जो नए और जो गलत होते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। जो हाइपोथेसिस दुरुस्त होते हैं उनको फिर फर्दर प्रेडिक्शन के लिए मज़ीद आगे एक्सपेरिमेंटेशन में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि नई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। एक्सपेरिमेंटेशन ग्रुप में एक चीज़ होती है कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। एक्सपेरिमेंटेशन जब हम करते हैं तो हमें उसके साथ एक कंट्रोल ग्रुप रखना पड़ता है। वो कंट्रोल ग्रुप हमें बताता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसमें जो हम पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे रिज़ल्ट आएंगे। तो यहाँ पे आप देखें कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट क्या है। इन साइंस व्हेन डूइंग द एक्सपेरिमेंट मस्ट बी कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट कंट्रोल होता है, ताकि हमने जो चीज़ प्रूव करनी है उसके साथ एक ऐसी चीज़ भी रखी जाए जो कि कंट्रोल में रखी जाती है, जिसके ऊपर वो पैरामीटर नहीं लगाया जाता। साइंटिस्ट मस्ट कंट्रास्ट एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विद द कंट्रोल ग्रुप। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया जाता है और एक कंट्रोल ग्रुप बनाया जाता है, ठीक है। द टू ग्रुप्स आर ट्रीटेड एग्जैक्टली अलाइक एक्सेप्ट फॉर द वन वेरिएबल बीइंग। दोनों ग्रुप्स को इकट्ठा ट्रीट किया जाता है, लेकिन एक जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो एक वेरिएबल लिया है उसको अलग रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है कि necessity of carbon dioxide for photosynthesis. One can contrast the control group, a plant with freely available carbon dioxide, with an experimental group, a plant with no carbon dioxide available. कंट्रोल ग्रुप लिया जाता है जिसमें आप एक पौधे को ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया जाता है कि हाँ उसको ऐसी जगह पे रखा जहाँ पे उसको कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं होती है। इससे हमें पता चलता है, जिसमें बताया जा रहा है इस एक्सपेरिमेंट में हमें बताएगा, हम ये साबित करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधे की लिए ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक कंट्रोल ग्रुप बनाया जिसमें हमने एक पौधे को फ्री रखा है जिसमें उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया जिसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड पौधे को रखा है विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे हमें पता चलेगा द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रूव्ड व्हेन फोटोसिंथेसिस अकर इन द कंट्रोल ग्रुप एंड डज नॉट अकर इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। यहाँ पे पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, और वो हमें कंट्रोल ग्रुप में पता चलेगा। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में पौधा जो है वो मुरझा जाएगा क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, ठीक है जी। जब हम एक्सपेरिमेंटेशन कर लेते हैं तो एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद हम अपने रिज़ल्ट को समराइज़ करते हैं, ताकि हम अपने रिज़ल्ट को समराइज़ करने के बाद उसको एक डाटा की शक्ल दें और उसका एनालिसिस करें और बताएं कि हमने जो एक्सपेरिमेंटेशन की है उसके रिज़ल्ट्स हमारे पास क्या आएंगे। रिज़ल्ट्स जब आ जाते हैं तो फिर हम उसको अपनी फाइंडिंग्स को साइंटिफिक जर्नल्स में, बुक्स में, टॉक शोज में, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, मीटिंग्स के अंदर, सेमिनार के अंदर, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो पेश करते हैं, ताकि हम बता सकें कि हमने ये एक्सपेरिमेंटेशन की है और ये गलत है या ठीक है, ताकि दूसरे लोग उसको एक्सपेरिमेंट करके उसको गलत या सही साबित कर सकें।
इससे यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है कि रिज़ल्ट को रिपोर्ट करने का फ़ायदे क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंस आ जाती है। पब्लिश ऑफ रिज़ल्ट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। इससे पता चलता है कि इट अलाउ अदर पीपल टू वेरीफाई द रिजल्ट और अप्लाई द नॉलेज टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम। इससे हमें पता चलता है कि एक जो हमने एक्सपेरिमेंटेशन की है, दूसरे लोग भी इस नॉलेज को सामने रखते हुए हमारी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है जी, यहाँ तक आप याद करेंगे एक्सपेरिमेंटेशन और समराइजेशन रिजल्ट, रिपोर्टिंग द रिजल्ट, और यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्टिंग द रिजल्ट। ठीक है जी, आप याद करेंगे, और कंट्रोलिंग एक्सपेरिमेंट। अल्लाह हाफिज़।